आपने सिल्वर स्क्रीन के सुनहरे सफे पर छपे सुपर हीरोज की कहानियां सहाफियों को बुनते कहते सुनाते देखा और सुना जरूर होगा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ऐसे सुपर हीरोज, कई नायक, कई महानायक और कई सुपरस्टार्स हमारे आपके बीच ही रहते हैं, लेकिन गुमनामी का लबादा ओढ़कर ना उन्हें चकाचौंध भरी लाइफ मिल पाती है, ना उन्हें मयस्सर होती है जमाने भर की शोहरत, ना उन्हें नाम मिल पाता है और ना असल मायने में वो सम्मान जिनके वो हकदार होते हैं। ना उनके लिए देश की जनता सम्मान में खड़े होकर तालियां पीट पाती है, ना उनके जन्मदिन या शहादत पर सरकारें जश्न या छुट्टी का ऐलान कर पाती है। ये ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनकी पैदाइश से जवानी तक देश के लिए कुर्बानी की कहानी लिखने में बीत जाती है। न उन्हें दोस्तों का सर्किल नसीब होता है, न अपनों की नजदीकियां। जिंदगी भर जो खैरात की पहचान अपने कंधों पर ढोते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकवा किए, उनकी रगों में बहते लहू का एक एक कतरा देश के नाम आने के लिए समंदर की रवानियों जैसा उफनता है। जो जीते हैं देश की खातिर और कुर्बान हो जाते हैं वतन की खातिर। आज आपको मिलवाएंगे ऐसे ही अंडरकवर एजेंट से, जो असल जिंदगी में जेम्स बॉन्ड का भी बाप था। वो एजेंट जब तक जिया हिंदुस्तान के लिए जिया, उसने जब भी सांसें ली वतन की सलामती की दुआ ही की। ये माउंट एवरेस्ट से ऊंचा उसके हौसलों का कद ही था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उस फौलादी जांबाज का मुरीद बना दिया और उसे नाम मिला द ब्लैक टाइगर। नाम रविंद्र कौशिक, उम्र महज 23 साल, पता श्रीगंगानगर राजस्थान, पहचान छरहरा शरीर और शानदार शख्सियत। जी हां, राजस्थान की धरती हमेशा से ही देश की सेवा के लिए अपने सपूतों को सर्वस्व समर्पित करने के लिए बलिदान देने वाली माटी के तौर पर जानी जाती रही है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, रानी पद्मावती, पन्नाधाय, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, महज 12 साल की उम्र में अतताई औरंगजेब के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डालने वाला उनका बेटा पृथ्वी, रानी वाघेली और ना जाने कितने हजारों हजार नाम। खुले तौर पर इतने नाम हैं कि गिनते जाइए आप थक जाएंगे, लेकिन गिनती पूरी होगी ही नहीं। देश की सेवा करने के लिए हिंदुस्तानी सेना में राजस्थान की माटी की कुर्बानी सबसे ऊपर लिखी जाती है, और ये मुकाम हासिल हुआ है उस अमर बलिदान की कीमत चुकाकर आम इंसान जिसकी कल्पना तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दुश्मन के मुल्क में, उसी की धरती पर, उसी के किले में घुसकर राजस्थान की माटी के लाल ने वो कर दिखाया जो तारीख बन गया। रविंद्र कौशिक के द ब्लैक टाइगर बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें लव है, रोमांस है, थ्रिल है, सस्पेंस है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है और जबरदस्त एक्शन भी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके जिंदगी में घटी एक घटना ने उन्हें भारत का अंडरकवर एजेंट बना दिया। दरअसल दुनिया भर के तमाम देश अपने दुश्मनों पर नजर रखने और अपने खिलाफ बनने जा रहे दुश्मन देशों के प्लान्स को एग्जीक्यूट होने से पहले ही न्यूट्रलाइज करने के लिए खुफिया एजेंसियों को लगाते हैं। दुनिया भर में काम कर रही तमाम देशों की 10 महा एजेंसियों की लिस्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी डंका बजता है। बेहद शांत तरीके से बड़ा मिशन सफलतापूर्वक अंजाम देना ही रॉ की खूबी है। सुरक्षा कारणों से ये एजेंसियां बेहद पोशीदा रहती हैं। इन दोनों एजेंसियों ने भारत के खिलाफ सिर उठाने वाली कई आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भी दुनिया की तेज तर्रार खुफिया एजेंसियों में शुमार किया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA,
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्षम और ताकतवर मानी जाती है। खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे बेहतरीन और खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। मोसाद का मतलब मौत माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। चीन की खुफिया एजेंसी MSS, चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। तमाम दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों की तरह MSS भी काम करती है, लेकिन यह देश को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी काम करती है। रविंद्र कौशिक के भविष्य में भी ऐसी ही खुफिया एजेंसी में काम करना पहले से तय था, लेकिन वो एक्टर बनना चाहते थे। रविंद्र अपने इसी क्रश को पाने के लिए बड़े होकर थिएटर से जुड़ गए। पूरी शिद्दत से उन्होंने रंगकर्मी के तमाम फन में महारत हासिल की। एक बार की बात है, रविंद्र कौशिक लखनऊ में थिएटर कर रहे थे। इसी प्ले में रॉ के अधिकारियों की भी मौजूदगी थी। रविंद्र को पता नहीं था कि उनके हर एक मूव पर बेहद शार्प और सतर्क निगाहें नजर रख रही हैं। वो पूरे मन और लगन से अपना प्ले कर रहे थे। थिएटर के दौरान परफेक्शन की हद पार करने की रविंद्र की यही ललक रॉ के अफसरों को भा गई। वो भांप गए कि आने वाले दौर में ये रॉ का बेहद दिलेर एजेंट मटेरियल है। बाद में रॉ की तरफ से उन्हें एक बेहद चैलेंजिंग रोल ऑफर किया गया। अधिकारियों ने इनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा। एक्टिंग का कीड़ा रविंद्र की रगों में इस कदर पैबस्त था कि वो इस ऑफर को ना कह ही नहीं सके। फिर क्या था, रॉ ने एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर इनकी ट्रेनिंग शुरू करा दी। 2 साल लंबी चली ट्रेनिंग में तपकर रविंद्र नई पहचान पा चुके थे। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान बिताए 2 सालों ने रविंद्र को पूरी तरह से बदल दिया था। हिंदुस्तानी होने के नाते रविंद्र को पाकिस्तान भेजना, वो भी जासूसी के लिए, बेहद खतरनाक था। लिहाजा किसी तरह की चूक की गुंजाइश थी ही नहीं। पाकिस्तान में रविंद्र किसी के शक के दायरे में ना आए और उन्हें पाकिस्तान की धरती पर किसी पाकिस्तानी का किरदार निभाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें हर वो चीज सिखाई गई जो दुश्मन मुल्क में पैदा होने वाला कोई बच्चा जन्म से सीखता है। ब्राह्मण कुल में जन्मे रविंद्र कौशिक को कलमा सिखाया गया। उन्हें कुरान और हदीस की भी तालीम दी गई। तालीम भी ऐसी कि बातचीत, बोलचाल और हाव भाव से कोई भांप ही न सके कि रविंद्र मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। पाकिस्तानी के तौर पर उनकी पहचान पुख्ता करने के लिए आखिरी कदम था रविंद्र का खतना होना, ताकि किसी भी जांच, किसी भी कसौटी में कोई पता ही न कर सके कि रविंद्र हिंदुस्तान के अंडरकवर एजेंट हैं। रविंद्र का खतना कराया गया, इस्लाम की तालीम दी गई और रविंद्र बन गए नबी अहमद शाकिर। अब रविंद्र हिंदू नहीं, मुसलमान हो चुके थे। उनके तन पर जनेऊ नहीं, सिर पर गोल टोपी आ गई थी। नबी अहमद शाकिर की पहचान पाने के बाद रविंद्र कौशिक की हर वो निशानी मिटा दी गई जो उन्हें हिंदुस्तानी साबित कर सकती थी। इस जांबाज ने देश की खातिर अपने घर वालों, दोस्तों, नाते रिश्तेदारों, हर उस शख्स से, हर उस पहचान से, हिंदुस्तान से दामन छुड़ा लिया जो पाकिस्तान की धरती पर उनके मिशन की राहों में रोड़ा बनकर आगे आ सकता था। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में रविंद्र का हर जुड़ाव उनकी राह का रोड़ा था। रविंद्र के गांव में बोली जाने वाली पंजाबी मिक्स बोली ने रविंद्र का काम आसान कर दिया था। रविंद्र को ट्रेनिंग के बाद 23 साल की उम्र में पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र के जवान कंधों पर देश की उम्मीदों का पहाड़ था। न कोई संपर्क, न कोई सहारा, न कोई सूत्र, न सूत्र का कोई आसरा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जल्द ही उन्होंने वहां की आबो हवा को खुद में बसा लिया। रविंद्र ने जल्द ही पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। किसी को उनके हिंदुस्तानी होने की भनक नहीं लगी और उन्होंने पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया।
बेहद शार्प माइंड रविंद्र ने लॉ से ग्रेजुएशन पूरा भी किया। इस दौरान वो पाकिस्तान में जरूरी मालूमात हासिल करते रहे। पाकिस्तान अब उनके लिए अनजान मुल्क नहीं रह गया। वो पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर भी एजेंट के तौर पर अंडर कवर रहे। न कोई उन्हें पहचान सका, न ही किसी को उन पर रत्ती भर शक ही हुआ। दिन बीतते रहे और रविंद्र अपने मिशन पर लगातार लगे रहे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क भी मजबूत कर लिया। पाकिस्तान में रविंद्र पूरी तरह सेट हो चुके थे। इधर पढ़ाई खत्म हुई, उधर रविंद्र ने पाकिस्तान की सेना में एंट्री के मकसद से सेना ज्वाइन कर ली। बेहद तेज, शातिर और प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी को भनक तक नहीं लगी कि उनकी नाक के नीचे ही हिंदुस्तान का जांबाज शेर उनकी मान में एंट्री कर चुका है। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी पाई और प्रमोट होकर वो मेजर की रैंक तक पहुंच भी गए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की बेहद अहम कई खुफिया जानकारियां हिंदुस्तान तक पहुंचाई। उन्होंने पाकिस्तान में रहने के दौरान एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी भी कर ली। वक्त बीता और रविंद्र एक बेटी के पिता भी बन गए। बेहद मंझे हुए कलाकार की तरह काम करते हुए रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक पाकिस्तानी सेना में काम किया। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी और सरकार से जुड़ी कई बेहद अहम जानकारियां भारत को उपलब्ध करवाई। इन्हीं खुफिया इनपुट्स की मदद से हिंदुस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ रची गई कई आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया। अंडरकवर रविंद्र अपने किरदार को इस सलीके से निभा रहे थे कि दशकों पाकिस्तानी मास्टरमाइंड्स के बीच रहने के बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो दरअसल भारत के जासूस हैं। रविंद्र के दिए इनपुट्स की मदद से भारत सरकार ने न सिर्फ कई आतंकवादी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान के कई खतरनाक मंसूबों को भी नाकामयाब कर दिया। अपनी साजिशों के फेल हो जाने से पाकिस्तानी हुक्मरान तिलमिलाए हुए थे और सरगर्मी से वो जरिया तलाश रहे थे जो उनकी साजिशों को फेल करने का सबब बन रहा था। लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लग पाई थी कि जिसे वो हर जगह खोज रहे थे वो उन्हीं की आर्मी का बड़ा अफसर बन चुका था। रविंद्र के लिए ये कहा जाता था कि उनका काम ऐसा है कि दाएं हाथ को पता नहीं होता था कि बाएं हाथ से क्या कांड कर दिया। बाद में रॉ ने अंडरकवर एजेंट रविंद्र कौशिक के काम से प्रभावित होकर इन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। कहते हैं कि यह नाम उन्हें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। आयरन लेडी के नाम से दुनिया में विख्यात इंदिरा गांधी रविंद्र कौशिक के काम से बेहद प्रभावित थी। अब होने वाली थी अनहोनी। आने वाला था वो लम्हा जिसकी नहीं थी किसी को खबर, जिसे भेजा गया बना के मददगार, उसी ने कर दिया प्लान का बंटाधार। ब्लैक पैंथर रविंद्र कौशिक का मिशन ट्रैक पर चल रहा था। सब कुछ ठीक था। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को रविंद्र के इनपुट्स मात दे रहे थे। लेकिन 1983 में एक ऐसा दौर आया जब भारत सरकार ने रविंद्र की मदद के लिए एक दूसरा एजेंट पाकिस्तान भेजा। बस यहीं से कहानी बदल गई और बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया। दरअसल हुआ ये कि 1983 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए भारत सरकार ने इनायत मसीहा नाम के एक दूसरे अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान की धरती पर भेजा। इनायत पाकिस्तान तो आया, लेकिन बुरा वक्त साथ लेकर। रविंद्र से इनायत की मुलाकात हो पाती इससे पहले ही वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हत्थे चढ़ गया। बेहद क्रूर, खूंखार और बेइंतहा टॉर्चर के लिए ISI बेहद कुख्यात है। जिस पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरक्की फूटी आंख नहीं सुहाती थी, उसे हिंदुस्तान के खुफिया राज जानने का शानदार मौका मिल गया था। इनायत को पकड़ने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। एक एक करके इनायत के नाखून उखाड़े गए, शरीर पर घाव देकर उनमें नमक मला जाने लगा। भूखा प्यासा कोठरी में बंद इनायत की हिम्मत का किला ISI के जुल्मों के आगे दरक गया और उसने पाकिस्तान को एक एक करके हिंदुस्तान का हर वो राज बता दिया जो उसके दिल में दफन थे। उसने खुलासा कर दिया
कि अंडर कवर एजेंट रविंद्र उर्फ नवी अहमद शाकिर का राज भी आईएसआई के हवाले कर दिया। आईएसआई के हाथ तो मानो खजाना लग गया हो। खबर मिलते ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनका पाला हिम्मत के जिस पहाड़ से पड़ने वाला था, उनकी ऊंचाई नापना उनके हौसलों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रविंद्र को हर वो यातना दी, इतिहास में जिसका कभी जिक्र हुआ हो। मारपीट करना, भूखा रखा जाना तो आम बात थी, लेकिन रंगमंच से निकले हिंदुस्तान के ब्लैक टाइगर की हिम्मत पाकिस्तानी टट्टुओं के टॉर्चर पर भारी पड़ी। रविंद्र ने मुंह नहीं खोला तो नहीं खोला। पाकिस्तानी सेना ने थक हार कर रविंद्र को सियालकोट जेल में ठूंस दिया। जगह तो बदल गई, लेकिन अंतहीन टॉर्चर का सिलसिला नहीं थमा। 2 साल तक सियालकोट की जेल की दीवारों और जेल की सलाखों ने खुद से ज्यादा मजबूत मिट्टी और फौलादी जिस्म वाले इंसान का सामना किया, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाकर थक चुका पाकिस्तान रविंद्र कौशिक से कुछ उगलवा नहीं पाया। फिर वो दौर आया कि पाकिस्तान के जुल्मों ने भी रविंद्र के फौलादी इरादों का लोहा माना। पाकिस्तान ने रणनीति बनाकर रविंद्र को मियांवाली जेल में बंद कर दिया। भीषण गंदगी, बेहद गंदे माहौल में रहते हुए मियांवाली जेल कैदियों की कब्रगाह बनने के लिए बेहद कुख्यात थी। मियांवाली जेल भेजा जाना यानी कि कैदी का अंत समय करीब आना। रविंद्र पर मानसिक दबाव का पहाड़ था, लेकिन वो अडिग रहे। मियांवाली जेल में भी उन पर बेपनाह जुल्म ढाए गए, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटे और उन्होंने ना तो हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी दी, ना ये कबूल किया कि वो हिंदुस्तानी है, ना ये स्वीकारा कि वो कोई अंडर कवर एजेंट। इतना ही नहीं, रविंद्र ने तो रॉ के बारे में ही कोई जानकारी होने की बात खारिज कर दी। अंत में नर्क की सी जेल में गंदगी के बीच रहते हुए रविंद्र को दिल की बीमारी और टीबी हो गई। रविंद्र की सेहत उनका साथ छोड़ने लगी, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें अच्छे इलाज, रिहाई और रुपए पैसे का लालच देकर उनसे हिंदुस्तान के राज जानने की कोशिश की। लेकिन 23 साल की उम्र आते आते जो शख्स रॉ की हाड़ तोड़ ट्रेनिंग में तप कर फौलाद बना हो, भला उसे ये टैक्टिक्स कहां बरगला सकती थी। रविंद्र जानते थे कि पाकिस्तानियों की बात अगर उन्होंने मानी तो यही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी कभी एक रही ही नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आस्तीन में छिपा खंजर सामने वाले के कलेजे के पार कर देना इन मौका परस्तों की फितरत रही है। लिहाजा रविंद्र टस से मस नहीं हुए। उन्होंने मुंह नहीं खोला। वो जानते थे कि इधर उन्होंने हिंदुस्तानी राज पाकिस्तानी एजेंसियों को दिए, उधर उनका काम तमाम हुआ। रविंद्र ने मियांवाली जेल तोड़कर फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन बिना किसी की मदद के यह मुमकिन हो नहीं पाया। वो जेल से आजाद नहीं हो सके, भारत से भी उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिली। अंत में 1985 में रविंद्र के लिए पाकिस्तान में सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। हिंदुस्तानी जिस ब्लैक पैंथर के कायल थे, उसके आगे पाकिस्तानियों की टॉर्चर भी सरेंडर कर गए। इनायत के बयान के अलावा रविंद्र के खिलाफ उनके हिंदुस्तानी होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण रविंद्र की सजाए मौत को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उम्र कैद में होने के दौरान भी उन पर सितम का सिलसिला थमा नहीं। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान में अपने परिवार को कई चिट्ठियां भी भेजी, लेकिन रविंद्र तक उनका जवाब नहीं पहुंच पाया। उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने मुल्क की मिट्टी से बिछड़ने का गम रविंद्र ने अपने पिता को लिखी एक चिट्ठी में बयां की थी। उन्होंने लिखा था कि क्या अपने देश के लिए कुर्बानी देने वालों का हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यही हाल होगा। लेकिन डिप्लोमेटिक मजबूरियों ने हिंदुस्तान को कभी अपने बेटे की मदद का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार हालात के आगे सीना तान कर खड़े रहने वाले हौसलों को समेटे रविंद्र के जिस्म ने आत्मसमर्पण कर दिया। मियांवाली जेल में 16 साल का नर्क भुगतने के बाद साल 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। दुख की बात तो यह थी कि भारत के लिए जान देने वाले अमर सपूत का शव तक लेने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया था। जिस देश के लिए रविंद्र ने अपनी जवानी, अपनी पूरी उम्र और जीवन की कुर्बानी दे दी,
अंत में उन्हें उसी मुल्क की मिट्टी तक नहीं नसीब हुई।